भरी दास्तान सुनकर दुख तो बहुत होता है, लेकिन हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह के बिल्कुल नाजायज़ गिरफ्तारियां, चार्जेस क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है और किस तरह के कानून हैं और किस तरह की अब एजेंसीज हो गई हैं जो इन कानून को इन्फोर्स करते हैं। जैसा आपने सुना कि उमर खालिद को और खालिद सैफ़ी को और कई लोगों को कई अलग अलग केसेस में बुक किया गया। उसमें बाकी केसेस में तो बेल मिल गई, लेकिन एक जो मेन जो FIR 59 जिसमें UAPA का भी चार्ज लगाया गया है, एक ऑमनिबस सी एक FIR और चार्जशीट लंबी चौड़ी फाइल करी गई है और उस केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का भी चार्ज है और इस वजह से उसमें अभी तक बेल नहीं दी गई है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में ऐसा क्या है कि जिसका चार्ज लगते हुए बेल मिलना करीब करीब असंभव हो जाता है। जो हमारे भीमा कोरे गांव के लोग अरेस्ट हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, गौतम नवलखा, इतने सारे लोग हैं, आनंद तेलतुम्बले, वहाँ की छत्तीसगढ़ की वो जो एडवोकेट सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, इतने सारे लोग हैं। उनका बेल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनके खिलाफ UAPA के चार्ज लगाए गए हैं और उन केस में तो ये भी साबित हो चुका है कि उनके खिलाफ जो एविडेंस पुलिस ने या NIA ने पेश किया है वो भी सारा फैब्रिकेटेड है। उनके कंप्यूटर का कुछ कह रहे हैं कि ईमेल से ये जाहिर होता है कि वो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे और वो जो ईमेल्स वगैरह जो सबूत के तौर पर पुलिस बता रही है वो सारे प्लांट करे गए हैं। ये भी चीज़ साबित हो चुकी है कि प्लांट करे गए हैं, फिर भी बेल नहीं हो रही क्योंकि UAPA एक ऐसा कानून है जिसमें ये कह दिया गया है कि बेल देने से पहले कोर्ट को ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करनी होगी कि इसके खिलाफ चार्ज झूठा है। अब ट्रायल तो शुरू हुई नहीं, पुलिस कहती है कि इन्वेस्टिगेशन भी हमारा अभी भी जारी है, 4 साल से इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। यहाँ पर भी कहते हैं दिल्ली राइट्स केस में कि हमने हाँ एक चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी भी चल रहा है, ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है। ट्रायल शुरू होने से पहले किसी भी जज को ये कह देना कि इसके खिलाफ चार्ज झूठा है आसान नहीं होता। कभी कभी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कम केसेस में। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यही जो साहब अभी रिटायर होकर गए ना, खनविलकर, जिन्होंने तीस्ता सेतलवाद के खिलाफ भी जजमेंट दे दिया, हिमांशु कुमार छत्तीसगढ़ एनकाउंटर्स केस में भी जजमेंट दे दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी जजमेंट दे दिया, सब रिटायरमेंट से 1 महीना पहले। इन्हीं साहब ने कुछ दिन पहले एक फैसले में ये लिख दिया कि UAPA में कोर्ट को बेल देने से पहले कोर्ट ये भी नहीं देख सकता कि इसके खिलाफ जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है कि नहीं, कानूनन एडमिसिबल है कि नहीं। एकदम एब्सर्ड जजमेंट। पहली बात तो देखिए, इस तरह की बेल की कंडीशन लगाना किसी भी कानून में गैर संवैधानिक है, हमारे आर्टिकल 21 राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें आप ये कह दें
कि ट्रायल शुरू होने से पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप बेकसूर हैं, और तब तक आपको बेल नहीं दी जाएगी। बिल्कुल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी के बिल्कुल खिलाफ ये कानून है, संविधान के खिलाफ ये कानून है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के काले कानून को वैध मान लेता है। मतलब बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि अक्यूज को साबित करना है कि वो बेकसूर है और उसके बगैर बेल नहीं मिलेगी। यही बात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कह दी गई, उसको चैलेंज किया गया, और यही खानविलकर साहब जो अभी रिटायर होकर, अब देखिए इनको क्या नौकरी मिलती है, क्योंकि इस तरह के जजों को सब रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। एक अरुण मिश्रा साहब थे, उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। एक गोगोई साहब थे जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया और रफाल सौदे का फैसला दिया, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। अब देखिए खानविलकर साहब को क्या देते हैं, कहते हैं 2 पोस्ट खाली हैं, एक लोकपाल की, एक लॉ कमीशन के चेयरमैन की। देखिए क्या क्या मिलता है। तो वो साहब फैसला देकर चले गए कि हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में FIR तक दर्ज करना जरूरी नहीं है, उससे पहले ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। और ये भी कहकर चले गए कि ये PMLA में ये जो प्रोविजन है कि अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है बेल के लिए, ये साबित करना कि वो बेकसूर है। देखिए नॉर्मल बेल के प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ले डाउन कर चुका है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि नॉर्मली बेल दी जाएगी और बेल सिर्फ 3 कारण से रिफ्यूज करी जा सकती है, सिर्फ 3 कारण। नंबर 1 कि इसका रीजनेबल सस्पिशन है कि अगर इसको बेल दे दी गई तो ये भाग जाएगा, ट्रायल के लिए नहीं आएगा। नंबर 2, अगर बेल दी गई तो ये एविडेंस से टैंपर करेगा। नंबर 3 कि अगर बेल दी, इसने कोई बहुत ही खतरनाक अपराध किया है और बेल दी गई तो ये अपराध रिपीट करेगा। ये प्रिंसिपल है बेल का कि सिर्फ इन 3 कारण से बेल रिफ्यूज करी जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान। अब इन सब केसेस में ये 3 कंडीशंस में से कोई भी नहीं लागू होती, लेकिन फिर भी बेल नहीं दी जा रही इन केसेस में। तो एक तो ये UAPA हो गया, PMLA भी उसी तरह का। और दूसरी बात ये है कि जो एजेंसीज इन कानूनों को एनफोर्स करती हैं, NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब बिल्कुल सरकार के अधीन हैं, यानी कि बिल्कुल सरकारी एजेंसीज हैं। इनकी नियुक्ति, ट्रांसफ़र वगैरह सब सरकार के हाथ में। CBI के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक 3 मेंबर कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, NIA, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस तरह की कई संस्थाएं हैं जो बिल्कुल सरकार के हाथ में हैं, उनके चंगुल में है। पुलिस चीफ के बारे में और पुलिस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक अहम फैसला दिया। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस को सरकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन वगैरह, और इसलिए पुलिस सरकार के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं हो सकती।
और उन्होंने कई 6 आदेश दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल उन आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। और पुलिस जो है, खासकर दिल्ली पुलिस का तो हम रोज देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम कर रही है। जो चाहे उनसे करा लीजिए। अगर आप कहलवाना चाहें कि दिन रात है या रात दिन है, तो वो कहने के लिए तैयार है। तो इस वजह से कानून भी काले कानून हैं, और उनको जो एनफोर्स कर रहे हैं, जो उन कानूनों को लागू कर रही हैं एजेंसीज, वो भी बिल्कुल सरकार के इशारों पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई हैं। उसी तरह से एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। एक केस वो जावेद मोहम्मद जो यूपी के हैं, उनके केस का भी नोट में जिक्र है, जिनको पहले अरेस्ट किया गया और आखिर में उनके ऊपर एनएसए लगा दी गई। उसी तरह से ये जो चंद्रशेखर आज़ाद, उनको 1 साल तक एनएसए में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कह के कि हमको आशंका है। देखिए, इमरजेंसी में मेंटेनेंस मीसा लगाया गया था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून था, जिसमें कोई अपराध का एक्यूजेशन लगाना जरूरी नहीं है। पुलिस बस ये कह दे कि हमको आशंका है कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये कोई अपराध करेंगे, और इस आधार पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं और साल भर तक डिटेन रख सकते हैं। कश्मीर में बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया एनएसए लगाकर। बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल गैर संवैधानिक है मेरी राय में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर देता है। उसी तरह से एक और कानून है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसका इस्तेमाल कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में किया जाता है, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी छूट दे दी गई है कि आप अगर कोई अपराध करेंगे, चाहे आप बलात्कार करें, चाहे आप मर्डर करें, कुछ भी करें, नॉर्मल पुलिस एजेंसीज वगैरह उसका कोई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और सिर्फ आर्मी उनके खिलाफ एक्ट कर सकती है अगर वो कोर्ट मार्शल करें वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल काला कानून है, लेकिन इसकी भी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध मान लिया। तो बहुत सारे ऐसे कानून इस देश में अनफॉर्चुनेटली बने हुए हैं आज, जो मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं और आर्टिकल 21 के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन गलत फैसले देकर उनको अपहोल्ड कर दिया गया है। और उसकी वजह से आज ये सब हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो लोग सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और आज तो अगर मुस्लिम हैं, मुस्लिम होना ही अपराध हो गया, मुस्लिम हैं या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, यही अपराध मान लिया गया है। और लोगों को ये कह के पहले आपने एकदम झूठे चार्ज में भीमा कोरेगांव में आनंद तेलतुम्बले वगैरह को, गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज वगैरह को अरेस्ट कर लिया। अब आप ये कहते हैं ये आदमी अपराधी है क्योंकि इसका सुधा भारद्वाज या आनंद तेलतुम्बले से संपर्क रहा। मतलब नया तरीका, किसी को आप बिल्कुल झूठे केस में चार्ज कर दें और फिर एसोसिएशन से आप और लोगों को चार्ज करते जाएं, और ये हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको आज हमारी न्यायपालिका रोक नहीं पा रही है। ये हाई कोर्ट में कुछ सफूरा वगैरह के केस में, कुछ केस में बेल दी गई और बहुत
अच्छे फैसले दिए गए हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन जैसे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी थी। तो अब ये समय आया है कि इस सब काले कानूनों के खिलाफ लोग, जनता जो है, इतनी ज़ोर की आवाज़ उठाए कि उसके बाद फिर न्यायपालिका को भी ये कहना पड़े कि अच्छा हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। पीएमएलए वाले फैसले पर अभी रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, उस पर वो कह रहे हैं पुनर्विचार करेंगे। हम लोगों ने एक केस में यूएपीए के भी ये बेल के प्रावधान चैलेंज करे हैं, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब जनता की आवाज़ बुलंद होगी, और देखिए ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, सब उन लोगों की है जो कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, खड़े रहे हैं, और सब उन लोगों की है जो इस देश में एक सभ्य समाज चाहते हैं। इसलिए जब सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, इन सब काले कानून और ये सरकारी कंट्रोल इन एजेंसीज़ के ऊपर, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, और न्यायपालिका को भी सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए, रखने के लिए, तब जाकर इस देश की व्यवस्था बदलेगी। लेकिन मुझे ये खुशी है कि इतने सारे लोगों ने अपनी दास्तान बयान करी और फिर भी ये बोला कि हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत